हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स से संबंधित लगभग 200 जो कि महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ये जो पॉइंट आपको बताए जाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे। ये सभी के सभी पॉइंट आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ये कंटेंट दिखा देता हूँ कि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें देखिए, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, इन सभी में कौन कौन सी सेवाएँ या कौन कौन से उद्योग या कौन कौन सी चीज़ें इसमें आती हैं, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक देखने वाले हैं, महत्वपूर्ण संस्थाएं देखने वाले हैं और महत्वपूर्ण बैंक्स देखने वाले हैं इसमें। तो दोस्तों, ये जो आपके लिए क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इसलिए ये जो क्लास है आपको शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखनी है, क्योंकि यहाँ से आपके 2 से लेकर 3 नंबर तक आपके पक्के हो जाएंगे। अगर किसी भी एग्ज़ाम में इकोनॉमिक्स पूछी जाती है तो वहाँ आपको जो है ये क्लास आपको बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को और देख लेते हैं आज का अपना पहला पॉइंट। तो दोस्तों, यहाँ पर अपना जो सबसे पहला पॉइंट दिया गया है ये संबंधित है प्राथमिक क्षेत्र से। तो इसमें क्या दिया गया है कि प्राथमिक क्षेत्र के अंदर प्राकृतिक संसाधन आते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जो प्राकृतिक संसाधन हैं वह कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत या फिर द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत या फिर तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना होगा कि जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो किस में आते हैं। वो आते हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। अब प्राकृतिक संसाधन में क्या क्या आता है, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, कृषि हो गई, मत्स्य हो गया, वानिकी हो गई, खनन हो गया। इस प्रकार के जो प्राकृतिक संसाधन हैं ये सब किस में रखे जाते हैं। इन सबको प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। अब बात आई है यहाँ पर कृषि, मत्स्य, वानिकी और खनन की। तो इससे रिलेटेड प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, सबसे पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। आपको सीधे सीधे पूछा जाएगा कि ये जो कृषि है वह कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत या फिर द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत या फिर तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत। तो आप देख रहे होंगे कि जो प्राथमिक क्षेत्र के जो कृषि लिखा हुआ है, किसमें लिखा हुआ है, हमने प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत लिखा हुआ है। और ये किसमें आता है, प्राकृतिक संसाधन में आता है। यानी जो कृषि है ये किसके अंतर्गत आता है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से मत्स्य से पूछा जा सकता है, वानिकी से पूछा जा सकता है और खनन से भी इसी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अब हम देखेंगे दूसरा पॉइंट, द्वितीयक क्षेत्र। तो द्वितीयक क्षेत्र में क्या आता है, द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं उद्योग। उद्योग को कौन से क्षेत्र में रखा गया है, उद्योग को द्वितीयक क्षेत्र में रखा गया है। इसमें क्या क्या होगा, जैसे किसी चीज़ का निर्माण हो रहा है, जैसे विद्युत हो गई या गैस हो गया, तो ये सब चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं, ये सब चीज़ें किसमें आती हैं, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत रखी जाती हैं। यहाँ से भी प्रश्न वैसे ही पूछा जाएगा कि जो निर्माण की प्रक्रिया है या विनिर्माण है, जो विद्युत है, गैस है, इन सबको कौन से क्षेत्र में रखा जाता है। तो ये द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। किसमें आते हैं, द्वितीयक क्षेत्र में। उसके बाद में तीसरे पॉइंट की बात करेंगे। तो तीसरा पॉइंट है तृतीयक क्षेत्र। इसमें क्या क्या आता है, तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत सेवाएं आती हैं। कौन कौन सी सेवाएं, जैसे संचार की सेवा हो गई, परिवहन की सेवा हो गई, बैंकिंग सेवाएं हो गई, बीमा की सेवाएं हो गई। तो ये सभी जो सेवाएं हैं किसमें आती हैं, तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। संचार किस क्षेत्र में आता है, तृतीयक क्षेत्र में आता है। परिवहन किस क्षेत्र में आता है, तृतीयक क्षेत्र में आता है। बैंकिंग किस क्षेत्र में आता है, ये भी तृतीयक क्षेत्र में आता है। बीमा, ये भी तृतीयक क्षेत्र में आता है। तो ये जितनी भी सेवाएं हैं सब किस में आती हैं, तृतीयक क्षेत्र में आती हैं। जो मेन पॉइंट हमको याद रखने हैं वो कैसे याद रखने हैं, प्राकृतिक संसाधन की बात होगी तो उनको हम किस में रखेंगे, प्राथमिक क्षेत्र में रखेंगे। उद्योग की बात होगी उनको हम किस में रखेंगे, द्वितीयक क्षेत्र में रखेंगे। सेवाओं की बात होगी उनको हम किस क्षेत्र में रखेंगे, तृतीयक क्षेत्र में रखेंगे। ये इनके जो मेन पॉइंट हैं ये आपको ज़रूर पता होने चाहिए। प्राकृतिक संसाधन की बात होगी तो प्राथमिक क्षेत्र, उद्योग की बात होगी तो द्वितीयक क्षेत्र और सेवाओं की बात होगी तो तृतीयक क्षेत्र। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि वेल्थ ऑफ नेशन जो बुक है इसके लेखक कौन है। वेल्थ ऑफ नेशन बुक ये किसकी है, ये है एडम स्मिथ की। किसकी है, एडम स्मिथ की। और फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स किसको कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स किसको कहा जाता है, एडम स्मिथ को कहा जाता है। तो एडम स्मिथ से संबंधित 2 पॉइंट याद रखने हैं, 2 प्रश्न याद रखने हैं। कौन कौन से, वेल्थ ऑफ नेशन जो बुक है ये इसके लेखक कौन है, एडम स्मिथ हैं। और एडम स्मिथ को ही क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा जाता है। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है। तो राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, CSO के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, CSO के द्वारा। CSO का मतलब क्या है,
सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। क्या है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में या फिर कह सकते हैं दिल्ली में है। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? CSO करता है। CSO का मतलब क्या है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। मुख्यालय इसका कहाँ है? दिल्ली में है। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या दिया गया है कि भारतीय सांख्यिकी संगठन यानी कि ISI जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? भारतीय सांख्यिकी जो संस्थान है इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। और भारतीय सांख्यिकी संस्थान की जो स्थापना है किसने की थी? महालनोबिस जी ने की थी। और भारतीय सांख्यिकी जो संस्थान है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1931 में हुई थी। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। यहाँ से आपके 3 प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय इसका हो जाएगा कोलकाता में। और भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो है इसकी स्थापना PC महालनोबिस जी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? तो 1931 में की गई थी। तो 3 प्रश्न यहाँ से आपको याद रखने हैं। अब बात आई है महालनोबिस की। तो इन्हीं के मॉडल पर एक पंचवर्षीय योजना आधारित है। कौन सी पंचवर्षीय योजना? सेकंड पंचवर्षीय योजना। सेकंड पंचवर्षीय योजना किसके मॉडल पर आधारित है? PC महालनोबिस जी के मॉडल पर आधारित है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है जो CSO है और जो NSSO है ये सब किसके अधीन कार्यरत हैं? तो ये MOSPI के अधीन कार्यरत हैं। MOSPI का मतलब क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। MOSPI की फुल फॉर्म क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और ये जो CSO हैं और NSSO हैं ये दोनों किसके अधीन कार्यरत करती हैं? MOSPI यानी कि MOSPI के अधीन कार्यरत हैं। अगर हम बात करेंगे CSO और NSSO इन दोनों को अगर एक ही में मर्ज कर दिया जाए तो दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं? NSO कहलाते हैं। CSO का फुल फॉर्म हमने आपको बता ही दिया है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और NSSO का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। देखो CSO का मतलब क्या है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और NSSO का मतलब क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। और NSO का मतलब क्या हो जाएगा? NSO का मतलब हो जाएगा नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। क्या हो जाएगा? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि अवमूल्यन का क्या प्रभाव पड़ता है। जो अवमूल्यन होता है उसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका जो प्रभाव है इसमें क्या होता है कि मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। अवमूल्यन का प्रभाव क्या होता है? इसमें मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। मुद्रा का मूल्य कम कैसे हो जाता है इसको समझने के लिए कुछ हमने एक एग्जाम्पल लिख रखा है। जैसे कि पहले क्या होता है, जैसे कि पहले हमने माना कि $1 की कीमत कितनी थी? 70 रुपये थी। एक्चुअल में नहीं, ये हमने सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि $1 की कीमत पहले कितनी थी? माना हमने 70 थी और उसके बाद में अब $1 की कीमत कितनी हो गई है? 80 रुपये हो गई होगी। 80 रुपये हो गई है। कब? जब अवमूल्यन हो गया है। तो अवमूल्यन में क्या होता है? जो मुद्रा का मूल्य होता है वो हो जाता है कम। जैसे देखो अगर पहले हम कोई $1 की चीज़ खरीदते थे तो इसके लिए हमें कितने रुपए देने पड़ रहे थे? उसके लिए हमें 70 रुपये देने पड़ रहे थे। लेकिन चीज़ हम वही खरीद रहे हैं और हमको रुपए कितने देने पड़ रहे हैं? रुपए हमको देने पड़ रहे हैं 80। इसका मतलब है कि जो मुद्रा थी उसका मूल्य घट चुका है, इसीलिए तो हमें 80 रुपये पे करने पड़ रहे हैं। पहले हम 70 रुपये पे करते थे तो हमें $1 की चीज़ मिल जाती थी। लेकिन अब क्या है? अब हमको 80 रुपये पे करने पड़ रहे हैं और तब जाकर हमको वो $1 की चीज़ मिल रही है। तो इस तरीके से क्या होता है? जो अवमूल्यन होता है, डिवैल्यूएशन होता है, तो उसमें क्या होता है? मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। और साथ साथ में इसमें एक पॉइंट ये भी याद रखना है कि इसमें निर्यात को बढ़ावा मिलता है। 2 पॉइंट याद रखने हैं। क्या याद रखना है? अवमूल्यन में क्या होता है? अवमूल्यन में मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। अवमूल्यन में 2 पॉइंट याद रखने हैं, मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है और निर्यात को बढ़ावा मिलता है। ये दोनों पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। अब हम बात करेंगे भारत में अवमूल्यन कब कब हुआ है। तो भारत में अवमूल्यन 1949 में हुआ था और 1966 में हुआ था। और 1991 में जो अवमूल्यन है 2 बार किया गया, एक बार 1 जुलाई 1991 को और एक बार 3 जुलाई 1991 को। तो अवमूल्यन की डेट याद रखनी है, भारत में कब कब अवमूल्यन किया गया है। तो भारत में 1949 को अवमूल्यन किया गया, 1966 में अवमूल्यन किया गया और 1991 में भी अवमूल्यन किया गया। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या दिया गया है? नाबार्ड से संबंधित है। नाबार्ड की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? नाबार्ड की फुल फॉर्म लिखी हुई है। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर
फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये पॉइंट याद रखना है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। तो नाबार्ड की जो स्थापना है ये हुई थी 12 जुलाई 1982 को। कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। दूसरा प्रश्न यहाँ से ये पूछा जाता है कि जो नाबार्ड की स्थापना है कौन सी समिति की सिफारिश पर हुई थी। तो ये जो है स्यूरमन समिति की सिफारिश पर हुई थी। अगर पूछा जाए कि नाबार्ड के वर्तमान हेड कौन है, तो के.वी. साजी या फिर श्री साजी के.वी. कह सकते हैं। नाबार्ड के वर्तमान हेड कौन है? के.वी. साजी हैं। कौन है? के.वी. साजी हैं। के.वी. साजी पढ़ेंगे तो आसानी से याद रहेगा, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है बिटकॉइन के खोजकर्ता। बिटकॉइन की खोज किसने की है? सातोशी नाकामोतो ने। किसने? सातोशी नाकामोतो ने। बिटकॉइन के खोजकर्ता कौन है? बिटकॉइन के खोजकर्ता हैं सातोशी नाकामोतो। नेक्स्ट पॉइंट है कि नैनो तकनीक जो शब्द है ये किसके द्वारा दिया गया है? नैनो तकनीक शब्द, तकनीक नहीं यहाँ होगा, तकनीक। नैनो तकनीक शब्द किसके द्वारा दिया गया है? नैनो तकनीक शब्द जो है ये दिया गया है नोरिया तानाकुची के द्वारा। किसके द्वारा? नोरिया तानाकुची के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है कि नैनो तकनीक के पिता किसको कहा जाता है? तो नैनो तकनीक का पिता कहा जाता है रिचर्ड फिनमैन को। किसको कहते हैं? रिचर्ड फिनमैन को। देखिए, अगर नैनो तकनीक शब्द पूछेगा तो बताना होगा नोरिया तानाकुची, और नैनो तकनीक के पिता पूछेगा तो बताना होगा रिचर्ड फिनमैन। क्या बताना होगा? रिचर्ड फिनमैन। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो आय कर को पहली बार किसने लगाया था? आय कर को पहली बार जो है ये जेम्स विल्सन के द्वारा लगाया गया था। किसके द्वारा? जेम्स विल्सन के द्वारा। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन है? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन है? तो उत्तर हो जाएगा अमर्त्य सेन। कब दिया गया था इनको? 1998 में। किसके लिए? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था। अगर बात करेंगे कि 2022 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है, तो बेन बर्नानके, डगलस डायमंड और फिलिप डायबिक, इन 3 लोगों को 2022 में अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है वस्तु एवं सेवा कर, यानी कि जीएसटी। जो जीएसटी है वह किस सूची का विषय है? जीएसटी किस सूची का विषय है? जीएसटी जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। और उसके बाद में अगर पूछा जाए कि जो जीएसटी है, अगर पूछा जाए कि जीएसटी जो है ये कैसा कर है, तो जीएसटी जो है प्रत्यक्ष कर है या फिर अप्रत्यक्ष कर है, ये आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है। जीएसटी प्रत्यक्ष कर है या फिर अप्रत्यक्ष कर है, दोनों में से एक ऑप्शन सही होगा। कौन सा सही है आप लोग बताइए। तो जीएसटी अगर पूछा जाए कि प्रत्यक्ष कर है कि अप्रत्यक्ष कर है, तो आपको बताना होगा कि जीएसटी जो है ये अप्रत्यक्ष कर है। क्या है? अप्रत्यक्ष कर। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है संचित निधि का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? संचित निधि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंसोलिडेटेड फंड कहते हैं। और कंसोलिडेटेड फंड का जो उल्लेख है संविधान के किस आर्टिकल में दिया गया है? संविधान के आर्टिकल नंबर 266 यानी कि 266 में इसका उल्लेख किया गया है। उसके बाद में अगर पूछा जाए कि राज्य वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? राज्य वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 243 में है। लेकिन अगर पूछा जाए केंद्रीय वित्त आयोग या फिर वित्त आयोग, तो वित्त आयोग का उल्लेख आर्टिकल नंबर 280 में है। लेकिन अगर राज्य वित्त आयोग पूछेगा तो आर्टिकल नंबर 243 बताना होगा। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि आकस्मिक निधि का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो आकस्मिक निधि का उल्लेख है आर्टिकल नंबर 267 यानी कि 267 में। देखो, संचित निधि 266, संचित निधि 266 और आकस्मिक निधि 267। संचित निधि 266, आकस्मिक निधि 267। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि पूंजी बाजार किससे संबंधित है? तो ये शेयर मार्केट से संबंधित है। पूंजी बाजार या फिर शेयर मार्केट का जो रेगुलेशन है कौन करता है? ये इसका रेगुलेशन जो है सेबी के द्वारा किया जाता है। अब बात आई है सेबी की, तो सेबी के बारे में जानेंगे। तो सेबी की फुल फॉर्म क्या है? सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की स्थापना कब हुई थी? सेबी की स्थापना जो है ये 1988 में हुई थी। किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो फेरवानी समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। सेबी का अधिनियम कौन सा है? सेबी का अधिनियम है 1992। देखो, सेबी का अधिनियम पूछेगा तो 1992, सेबी की स्थापना पूछेगा तो 1988। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? सेबी का मुख्यालय है मुंबई में। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है ऑपरेशन ग्रीन का उद्देश्य क्या है? ऑपरेशन ग्रीन का उद्देश्य क्या है? टीओपी। टीओपी मतलब टमाटर प्याज आलू। टमाटर यानी कि टोमेटो, प्याज यानी कि अनियन, पी यानी कि पोटैटो।
टीओपी, टीओपी पर क्या करना है, टीओपी की जो कीमत है, टीओपी की जो कीमत पर उतार चढ़ाव होता है उसको नियंत्रित करना ऑपरेशन ग्रीन का उद्देश्य है। क्या याद रखना है, ऑपरेशन ग्रीन का उद्देश्य क्या है, ऑपरेशन ग्रीन का उद्देश्य है टीओपी अर्थात टमाटर प्याज आलू की जो कीमत पर उतार चढ़ाव होता है उसको नियंत्रित करना इसका उद्देश्य है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है, प्लास्टिक मनी कहा जाता है एटीएम को। प्लास्टिक मनी किसे कहते हैं, एटीएम को कहते हैं। एटीएम का फुल फॉर्म क्या है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है चतुर्थक क्षेत्र। इसमें शिक्षा से संबंधित अनुसंधान आता है। तो देखो हमने शुरू में क्या पढ़ा था, प्राथमिक क्षेत्र पढ़ा, द्वितीयक क्षेत्र पढ़ा और तृतीयक क्षेत्र पढ़ा। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे चतुर्थक क्षेत्र। चतुर्थक क्षेत्र में क्या आता है, चतुर्थक क्षेत्र में शिक्षा से संबंधित जो अनुसंधान होते हैं उनको किस क्षेत्र में रखा गया है, उनको रखा गया है चतुर्थक क्षेत्र में। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह यानी कि नंद किशोर सिंह। कौन, नंद किशोर सिंह। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो वित्त आयोग की स्थापना जो है कितने समय के लिए की जाती है, 5 वर्षों के लिए की जाती है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल नंबर 280 यानी कि 280 के तहत। वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा। कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए। कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल नंबर 280 के तहत। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है जन धन योजना। जन धन योजना जो है कब शुरू हुई थी, ये 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट हुई थी। कब, 28 अगस्त 2014 को। अगर पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना कौन सी है तो विश्व में सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की जो योजना है इसका उत्तर हो जाएगा जन धन योजना। अगर पूछा जाए कि जन धन योजना की टैग लाइन क्या है तो जन धन योजना की जो टैग लाइन है वो है मेरा खाता भाग्य विधाता। जनधन योजना कब शुरू हुई, 28 अगस्त 2014 को। जनधन योजना की टैगलाइन क्या है, मेरा खाता भाग्य विधाता। जनधन योजना के बारे में एक पॉइंट याद रखना है कि जो विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना है कौन सी है, जनधन योजना है। उसके बाद में कुछ समितियां दी गई हैं और ये किससे संबंधित हैं, इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति, दांडेकर समिति और रथ समिति, इन सभी का संबंध किससे है, इन सभी का संबंध गरीबी से है। गरीबी के आकलन करने से संबंध किनका है, तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति, दांडेकर समिति और रथ समिति का। उसी प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है नरसिम्हन समिति और चेलैया समिति। नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है, बैंकिंग सुधार से है और चेलैया समिति का संबंध किससे है, कर सुधार से है। किससे है, कर सुधार से। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है मेक इन इंडिया का संबंध किस सेक्टर से है। मेक इन इंडिया का संबंध किस सेक्टर से है तो इसका संबंध हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र से। किस क्षेत्र से, द्वितीयक क्षेत्र से। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है फेमा की फुल फॉर्म क्या है और फेरा की फुल फॉर्म क्या है। फेमा की फुल फॉर्म क्या है, फेरा की फुल फॉर्म क्या है, दोनों के दोनों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। फेमा की फुल फॉर्म पूछी जाएगी तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट बताएंगे और फेरा की फुल फॉर्म पूछी जाएगी तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट बताएंगे। केवल एक अक्षर का डिफरेंस है इसमें। देखो एम का मतलब इसमें क्या है, मैनेजमेंट है और इसमें आर का मतलब क्या है, आर का मतलब है यहाँ पर रेगुलेशन। बाकी दोनों में सेम सेम है। पहले की फुल फॉर्म हमने फेमा की फुल फॉर्म पूछी तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेरा की फुल फॉर्म पूछी तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। अगर रेगुलेशन वाला एक्ट पूछा जाएगा तो ये 1974 का है और मैनेजमेंट वाला एक्ट पूछा जाएगा तो ये 1999 का है। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम यानी कि नरेगा, ये किस वर्ष से संबंधित है तो नरेगा एक्ट कौन से वर्ष का है, नरेगा अधिनियम है वर्ष 2005 का। कौन से वर्ष का है, 2005 का है। अगर पूछा जाए नरेगा अधिनियम कब लागू हुआ था तो नरेगा अधिनियम जो है ये 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था, 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। और नरेगा अधिनियम का नाम बदलकर मनरेगा कब कर दिया गया, मनरेगा इसका कर दिया गया था नाम बदलकर 2 अक्टूबर 2009 को। तो ये 4-5 पॉइंट यहाँ से पूछे जा सकते हैं, ये सभी पॉइंट आपको पता होने चाहिए। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू हुई थी तो ये 24 फरवरी 2019 को शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी, 24 फरवरी 2019 को। कहाँ से, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब स्टार्ट हुई, 24 फरवरी 2019 को। कहाँ से, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई थी। किसान क्रेडिट कार्ड जो योजना है ये 1997-98 को लागू हुई थी। कब, 1997-98 में लागू हुई थी।
नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है विश्व बैंक से संबंधित। तो विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है IBRD। इसका मतलब क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। IBRD किसका दूसरा नाम है? विश्व बैंक का। IBRD की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसी के द्वारा क्या किया जाता है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की जाती है। किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा। उसके बाद तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है किसान संपदा योजना। किसान संपदा योजना किससे संबंधित है? ये फूड प्रोसेसिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है? फूड प्रोसेसिंग से। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सागरमाला परियोजना से संबंधित। सागरमाला परियोजना कौन से वर्ष की है? तो ये 2015 की है। इसमें इसका उद्देश्य क्या है? ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देना। ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देना, नए बंदरगाहों का निर्माण करना और पुराने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण करना, ये सभी किसके उद्देश्य हैं? सागरमाला परियोजना के उद्देश्य हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भारत के वर्तमान CAG कौन है? तो भारत के वर्तमान CAG हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। CAG के पद का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 148 से 151 में। और अगर पूछा जाए कि जो CAG होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष। 6 वर्ष का मतलब क्या है? जैसे हमने माना किसी व्यक्ति की आयु 50 साल है और उसको क्या किया गया? उसको बना दिया गया CAG। तो 50 साल का जो आदमी है वो तो अपना 6 साल का कार्यकाल पूरा करके यानी कि जब वो 56 साल का हो जाएगा तब उसका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर कोई व्यक्ति कितने वर्ष का है? कोई व्यक्ति है 62 वर्ष का, अब उसको CAG बनाया गया, तो क्या ये व्यक्ति जो है 62 वर्ष वाला ये अपना 6 साल का कार्यकाल पूरा कर पाएगा? नहीं पूरा कर पाएंगे, क्योंकि अधिकतम आयु कितनी है? अधिकतम आयु इसमें 65 वर्ष है। और जैसे ही इनकी 65 वर्ष आयु पूरी हो जाएगी इनको क्या कर दिया जाएगा? सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। यानी जब तक ये 65 तक पहुंचेंगे तो इनका कार्यकाल कितना पूरा हुआ होगा? 3 साल तक का कार्यकाल इनका पूरा हुआ होगा। यानी कि ये 6 साल का कार्यकाल अपना पूरा नहीं करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 6 वर्ष और 65 वर्ष यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है GST काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? तो GST काउंसिल की अध्यक्षता की जाती है वित्त मंत्री के द्वारा। और वर्तमान समय में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं। GST काउंसिल की अध्यक्षता कौन करते हैं? वित्त मंत्री के द्वारा की जाती है। और GST काउंसिल का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 279A में है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि 12वीं जो पंचवर्षीय योजना है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो तीव्र समावेशी और सतत विकास इसका मुख्य उद्देश्य है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या है? 2012 से 2017। क्या है? 2012 से 2017। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो ये हो जाएगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्या हो जाएगा? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है मुंबई में। अगर पूछा जाए ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा सूचकांक जारी किया जाता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम हो जाएगा सेंसेक्स। तो दोस्तों यहाँ से आपको 4 प्रश्न याद रखने हैं, 4 से 5 प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। स्थापना इसकी 1875 में हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है। इसके द्वारा जो सूचकांक जारी किया जाता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है सेंसेक्स। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। और इसके द्वारा जो सूचकांक जारी किया जाता है उसको क्या कहते हैं? निफ्टी कहते हैं। निफ्टी वाला सूचकांक कौन जारी करता है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और सेंसेक्स कौन जारी करता है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? RBI जो बैंक है उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को हुआ था। कब? 1 जनवरी 1949 को। और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक साथ कब किया गया था? तो सन 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक साथ किया गया था। उसके बाद में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक साथ होता है। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1980 में। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि जो गरीबी का दुष्चक्र है वो किसने परिभाषित किया था? तो ये नरकसे ने परिभाषित किया था। गरीबी का दुष्चक्र किसके द्वारा दिया गया? नरकसे के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो बुक है ये इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। कौन है? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया किस समिति की सिफारिश पर? तो उत्तर हो जाएगा एकवर्थ समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि अगर पूछा जाए कि रेल बजट को आम बजट में कब मिलाया गया था तो बताना है विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर 2017 में। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सांसद आदर्श ग्राम योजना
को कब प्रारंभ किया गया था? तो 11 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। संपूर्ण क्रांति किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? जयप्रकाश नारायण के द्वारा स्टार्ट की गई थी। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो भारत की पहली स्मार्ट सिटी कौन सी है? भुवनेश्वर है। और भारत की 100वीं स्मार्ट सिटी कौन सी है? भारत की 100वीं स्मार्ट सिटी है शिलोंग। और अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक स्मार्ट सिटी किस राज्य में है, तो सबसे अधिक स्मार्ट सिटी है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि वित्तीय बाजार का रेगुलेशन किसके द्वारा किया जाता है? तो वित्तीय बाजार का रेगुलेशन आरबीआई के द्वारा किया जाता है। और पूंजी बाजार का रेगुलेशन किसके द्वारा किया जाता है? इसका रेगुलेशन आरबीआई के द्वारा सेबी के द्वारा किया जाता है। देखो, वित्तीय बाजार का रेगुलेशन आरबीआई करता है और पूंजी बाजार का रेगुलेशन सेबी करता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि छिपी बेरोजगारी वह जो है वह सर्वाधिक किस क्षेत्र में देखने को मिलती है? छिपी बेरोजगारी का जो सर्वाधिक मात्रा है किस क्षेत्र में देखने को मिलती है? एग्रीकल्चर के क्षेत्र में देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है बंद अर्थव्यवस्था से संबंधित। तो बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है? घरेलू सीमा के अंदर ही लेन देन होता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा यानी कि किसी दूसरे देश से लेन देन इसमें नहीं होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा नॉर्थ कोरिया। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो आयात निर्यात जो है वह विदेश के साथ भी इसमें किया जाता है। बंद अर्थव्यवस्था में अपने देश में ही करते हैं और खुली अर्थव्यवस्था में विदेशों से भी करते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि भारत में पहली बार औद्योगिक नीति कब आई थी? तो भारत में पहली बार औद्योगिक नीति आई थी 1948 में। नेक्स्ट पॉइंट है मानव विकास सूचकांक कब स्टार्ट हुआ था? तो मानव विकास सूचकांक जो है ये 1990 में स्टार्ट हुआ था। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है मौद्रिक नीति समिति से संबंधित। मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य होते हैं? इसमें 6 सदस्य होते हैं। 3 सदस्य आरबीआई के होते हैं और 3 सदस्य सरकार के होते हैं। और अगर पूछा जाए कि मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो मौद्रिक नीति समिति का जो अध्यक्ष है वो आरबीआई का गवर्नर होता है। और मौद्रिक नीति समिति का कार्य क्या होता है? मुद्रास्फीति या फिर कह सकते हैं महंगाई को नियंत्रित करना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि भारत के संविधान में बजट को क्या कहा जाता है? तो भारत के संविधान में जो बजट को है वो क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण। और इसका उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 112 में है। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है भिलाई। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ में है। और इसको किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया था। राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा में है, इसको जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। दुर्गापुरा इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल में है, इसको यूके या ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया था। बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में है और इसको भी सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया था। अगर हम शुरू के 3 की बात करेंगे यानी कि भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुरा, इन तीनों की स्थापना कब हुई थी? सेकंड 5 ईयर प्लान के दौरान। और बोकारो की स्थापना कब हुई थी? थर्ड 5 ईयर प्लान के दौरान इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि आर्थिक सर्वेक्षण जो है ये कौन तैयार करता है? तो ये मुख्य आर्थिक सलाहकार के द्वारा तैयार किया जाता है। और अगर पूछा जाए कि आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित कौन करता है, तो प्रकाशित किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। और आर्थिक सर्वेक्षण बजट से कितने दिन पहले आता है? तो बजट से 1 दिन पहले आता है। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कर लेना, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।